अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। साइफर मामले पर बड़ी पेशरफ सामने आई है। अमरीकी नायब वजीर खारजा डोनाल्ड लू ने साफ कह दिया कि मुबैना साइफर लीक का मामला सरासर झूठ है। डोनाल्ड लू अमरीकी नुमाइंदगान की कमेटी के सामने पेश हुए और अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। इसके साथ साथ पाकिस्तान में इंतखाबी बेज़ाब्तियों की तहकीकात का मुतालबा भी कर दिया। कहा इलेक्शन में मदाखलत या धोखाधड़ी के इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए। इंतखाबात में बेज़ाब्तियों की शिकायत देखना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। इलेक्शन में बेज़ाब्तियों से मुतालिक तहकीकात को गौर से देख रहे हैं। हम हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की हौसला अफजाई करेंगे कि शफाफ अमल को यकीनी बनाया जाए। जब डोनाल्ड लू ने पीटीआई हुकूमत गिराने से मुतालिक इल्जाम को झूठ करार दिया तो डोनाल्ड लू के जवाब के दौरान हॉल में एक शख्स ने उन्हें झूठा कहकर मुखातिब किया, जिसके बाद नारेबाजी और शोर शराबा शुरू हो गया और समात रोकना पड़ी। दूसरी जानिब साने 9 मई पर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और प्रोसिक्यूशन की नाकिस तफ्तीश पर शदीद सरजनिश की। 9 मई वाक़े में मुलविस मुल्ज़मान की जमानत की दरख्वास्तों की समाअत हुई तो जस्टिस जमाल मंदुखेल ने सवाल पूछा कि क्या रैली निकालना या सियासी जमात का कारकुन होना जुर्म है। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वजीर आजम को गद्दार मान लें, खुदा का खौफ करें, ये किस तरफ जा रहे हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल पूछा कि मुल्ज़मान के खिलाफ क्या शवाहिद हैं, क्या सीसीटीवी कैमरों से शनाख्त हुई, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि हमजा कैंप समेत दीगर मकामात के कैमरे मुजाहिरीन ने तोड़ दिए थे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि इसका मतलब है मुल्ज़मान के खिलाफ कोई सबूत नहीं, सिर्फ पुलिस के बयानात हैं। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात क्यों लगाई गई हैं। पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि मुल्ज़मान ने ISI कैंप पर हमला किया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि आपको फिर इल्म ही नहीं कि दहशतगर्दी होती क्या है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि आपको पता है इंसदाद दहशतगर्दी की दफात किन हालात में लगाई जाती हैं। अपना सियासी खेल सियासी मैदान में लड़ें, अदालतों में सियासी लड़ाई ना लड़ें। दूसरी जानिब बानी PTI ने इलेक्शन धांधली के मामले पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि इंतखाबी धांधली के मामले की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जुडिशल कमीशन आम इंतखाबात का ऑडिट और इसके बाद आने वाले नताइज का ऑडिट करे। निगरान वज़ीर आला पंजाब और निगरान सिंध हुकूमत की मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें और तहरीक इंसाफ के खिलाफ मशीनरी के इस्तेमाल से इंतखाबी अमल मशकूक बन गया। दरख्वास्त में यह भी मौक़िफ़ अपनाया गया कि मुल्क में बनने वाली वफाकी और पंजाब हुकूमत को काम से फौरी तौर पर रोका जाए और जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। हुकूमत से मुतल्लिक़ साहब ने जेल से आज एक और अहम खबर दी। मीडिया से बातचीत में कहा कि 5-6 माह जेल में रहूंगा, फिर हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। और नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं एतजाज़ एहसन साहब, सीनियर माहिर आईन व कानून, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब। एजाज साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ इस बात से कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। इस दरख्वास्त में जो उन्होंने इस्तदा भी की है एजाज साहब, वो कहते हैं कि इंडिपेंडेंट एक जुडिशल कमीशन विच शुड बी हेडेड बाय नॉन पार्टीजन एंड इंडिपेंडेंट सर्विंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चीफ जो केयर टेकर सेटअप था साबका, उससे मुतालिक भी काफ़ी उन्होंने तमाम बातें जो हाईलाइट की है, कॉन्स्टिट्यूशन की किस किस तरह से वायलेशन हुई है, और साथ साथ वो ये भी इस्तदा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी अ स्पेक्टेटर इन फेस ऑफ द ग्रेव सिचुएशन ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस। वो कहते हैं कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुली ना जाने बाग तो सारा जाने है। एजाज साहब, चीफ जस्टिस साहब इस दरख्वास्त को के हवाले से क्या उनका रद्द अमल एक्सपेक्ट करते हैं आप? मेरा तो ख्याल है कि इसका कभी इम्कान है, अगर आप चीफ जस्टिस साहब का वो फैसला पढ़ें जिसमें कि उन्होंने तौसीक की है इलेक्शन कमीशन के उस फैसले की जिसके तहत बिल्कुल गैर आईनी गैर कानूनी तौर पे इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान, उनका निशान ले लिया था। वो निशान तहरीक इंसाफ का या किसी सियासी जमात का नहीं था। अब सब मानते हैं, मेरी बात पहले दिन से जो मैंने की थी, वो निशान वोटर का था, और ऐसा वोटर बिलखसूस जो ना दहिंदा और अनपढ़ है उसका था, और 70% ऐसा वोटर है। और कोई इस हवाले से कोई 3 करोड़ वोटर से यक जुम्बश कलम
इलेक्शन कमिश्नर और चीफ और इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान उन वोटरों से जो तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहते थे उनसे छीन लिया था। और उसमें उसके बाद उसके नतीजे में उनके सारे उम्मीदवारों को आजाद उम्मीदवार कर दिया, यानी पार्टी को मुंतशर कर दिया, जिसका बहुत नुकसान हुआ उस जमात को। और वो ये बिल्कुल गैर आईनी और गैर कानूनी इक़दाम था। इसकी तौसीक कर दी चीफ जस्टिस के सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने। उन्होंने ये नहीं पूछा कि ये निशान जिनका वोटरों का है उन वोटरों से को कोई आपने नोटिस दिया है, फर्दन 3 करोड़ लोग अफराद को वोटरों को की सुनवाई हुई है, उन्हें कोई आपने अपना मौक़िफ़ बयान करने का मौका दिया है, उन पे क्या क्या इल्ज़ाम था एक एक पे, तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई थी। और आर्टिकल 17 का फिर जो एक वाज़े हुक्म है कि हर शख्स जिस पार्टी में चाहे उसमें शामिल हो सकता है, बिल्कुल, और पार्टी में जब उसमें शामिल हो जाता है तो उस पार्टी को हर वो हक लाजिम उसको होता है जो हक किसी भी और जमात के या फर्द को। मसलन जिस तरह के फैसला दिया गया 1993 में नवाज शरीफ के मुकदमे में, जब नवाज शरीफ को वजीर आजम के तौर पे हटाया सदर गुलाम इसाक खान ने 18 अप्रैल 1993 को, तो और असेंबली डिसॉल्व कर दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को वो असेंबली बहाल की, नवाज शरीफ के हक में फैसला दिया और कहा कि हर शख्स का ये हक है कि वो जिस पार्टी में चाहे उसमें शामिल हो, और उस पार्टी को हर वो हक है जो आइन के तहत दिया गया है और जो हक दूसरी पार्टी को है। यानी जब आपने ये तस्लीम कर लिया कि आर्टिकल 17 के तहत ये बुनियादी हक है हर शख्स का जिस पार्टी को चाहे शामिल हो जाए, तो आप किस तरह ये जो इंडिपेंडेंट जिनसे आपने बल्ले का निशान छीन लिया है, तो किस तरह आप उनको महरूम कर सकते हैं इस हक के कि वो जिस पार्टी को चाहे शामिल हो। वो जरूरी नहीं है, उसको किस तरह रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। मैं अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ, इंडिपेंडेंट MNA हूँ, तो मुझे आप किस तरह इस पे पाबंद कर सकते हैं। राइट, एजाज साहब, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि 13 जनवरी का यानी कि फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, वो तौसीक थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, बट अब ट्रेंड कोई अगर मद्देनजर रखें तो आपको क्या नजर आ रहा है? ये जो इलेक्शन रिगिंग के हवाले से, इरेगुलरिटीज के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इस्तदा कर रही है जुडिशल कमीशन बनाने की, आपको लगता है ये रिक्वेस्ट उनकी जानिब से एंटरटेन की जाएगी कंसिडरिंग द ट्रेंड जो आप मेंशन कर भी रहे हैं? नहीं, मुझे तो मैं तो समझता हूँ वो ऐसा बेंच बना देंगे जो कि पहले से ही फैसला किए हुआ होगा, जिनका रुझान ही होगा कि ये कहें कि जी इलेक्शन में कोई रिगिंग नहीं हुई। और इस दफा तो इतनी ज्यादा, इतनी बरमला, इतनी वाज़े रिगिंग हुई है कि जिसकी इंतहा ही नहीं। पहले ये कुछ किया करते थे, पर अब जो फॉर्म 45 आई है, अब मियां नवाज शरीफ के की जो हल्के की फॉर्म 45 आई है, उसके बाद तो मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ के लिए बहुत बेहतर था, उनके करियर के लिए। 3 मरतबा वो वजीर आजम हो चुके हैं, 2 मरतबा उनके भाई वजीर आजम हो गए, 5 मरतबा एक खानदान में मियां नवाज शरीफ ही तकरीबन समझो 5 मरतबा वजीर आजम हुए हैं, क्योंकि उन्हीं की बदौलत उनके भाई वजीर आजम हुए हैं। उनको चाहिए था, वो कहते हैं अभी तक उन्होंने ये बरबला का कह दिया होता कि ये जी लिख दिया होता उसको इलेक्शन कमिश्नर को कि ये सीट आप दे दें डॉक्टर यास्मीन राशिद को, क्योंकि ये उनकी बनती है। मेरे लिए मेरी फॉर्म 45 पे तो इतना किसी ने कर दिया है, धांधली कर दिया है और इतना उसको फोर्ज कर दिया है कि मेरे लिए तो ये मुमकिन ही नहीं। मेरे लिए तो शर्म का मुकाम होगा अगर मैं इस फॉर्म 45 की बदौलत हाउस में बैठूंगा।
इतना बड़ा कद हो जाता उनका, इतना बड़ा कद हो जाता। तो इसमें वही मैं अभी बात कर रहा हूँ कि बुनियादी तौर पे ये जो आखिरकार ये बेंच तो चीफ जस्टिस ने बनाना है। चीफ जस्टिस हम जानते हैं कौन कौन से जज, आज फैसला आया है एक 9 मई के मुतालिक। 9 मई का भी एक, मैं पहले दिन से लगा हूँ कि आईजी पंजाब से जब पूछ होगी तब पता लगेगा 9 मई में असल हकीकत क्या थी और क्या उसमें मामला क्या था। मैं उससे मुतालिक भी जरूर आज बड़े अहम रिमार्क्स थे जस्टिस मंदूखेल के भी, उस हवाले से मैं उस पर तरफ आऊंगी, लेकिन एजाज साहब ये भी जरूर अपनी कानूनी राय दीजिएगा इस पर कि क्या जो सिटिंग जजेस का एक कमीशन होता है उसके हवाले से कोई इनफरादी हैसियत में या कोई सियासी जमात डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकती है, दरख्वास्त दायर कर सकती है, या इंक्वायरी कमीशंस एक्ट के तहत सिर्फ वफाकी हुकूमत ही ये सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा कर सकती है? असल में सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी कमीशन बनाई हैं और उनमें मेमो गेट की कमीशन थी। जब पीपुल्स पार्टी के खिलाफ उन्होंने चलना था तो पहले से वो सुप्रीम कोर्ट तो तैयार थी। उसमें जो सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कमीशन जहाँ बना था उसमें बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट पहले से तैयार थी और ये सारा तयशुदा था कि मियां नवाज शरीफ पेश होंगे और काला कोट पहन के पेश होंगे। और ये मुझे इल्म है इससे, ये मुझे बिल्कुल जाती तौर पे इल्म है इस बात का कि वो ये बात तय हो गई थी उनके दरमियान, पहले हुई थी कि इसका प्रोफाइल रेज करना है इस कमीशन का। तो कमीशन तब बनेगा अगर मियां साहब खुद पेश होंगे, लीडर ऑफ द अपोजिशन थे मियां साहब, तो खुद पेश होके और ये दरखास्त देंगे। तो 15 मिनट मैंने कमीशन बना दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। इसी तरह मेरा ख्याल एनफोर्स जो डिसअपियरेंसेस पे है, जो जावेद इकबाल साहब की सरबराही में कमीशन बनाए जिसने कुछ भी नहीं किया और वो आज तक हुआ है और लाखों करोड़ों रुपए उस पर खर्च हो चुके हैं। और एक कोई नामवर था बंदा उन्होंने बहाल नहीं किया, एक बलोच नहीं बहाल किया जिसका लोग कोई क्रेडिट उनको दे सके। वो जो बलोच के मिसिंग है वो कहते हैं जी वो अफगानिस्तान में जाके लड़ता हुआ मारा गया है। और तो ये कमीशन जो है, फिर वो जो कमीशन थी आपको मैं बताऊं जो नासिरुल मुल्क साहब वाली, जिसमें पिछली दफा की धांधली का ने इंक्वायरी की, उसमें एक ही बात बता दूं मैं आपको, मैंने एक हल्के में रिसर्च की, मैंने एक हल्के मेरी बीवी ने जिसमें लड़ा इलेक्शन, उसकी बाकायदा इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन से इजाजत लेके उसके 264 बैग को खुलवाया और उसको इंस्पेक्शन की पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर साहब की मौजूदगी में और जीते हुए उम्मीदवार के वकला की मौजूदगी में, सबके दस्तखत हैं सबके ऊपर। और उसमें 264 बैग में से 30 बैग इतने ऐसे निकले जिनमें रद्दी भरी हुई थी, कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं था, ना वोट था ना कुछ। 30 बैग और उनको काउंट किया गया हुआ था। उसमें से कम से कम 120 ऐसे बैग थे जिनको पहले खोला जा चुका था और सीलें टूटी हुई थी उनकी। और ये मैंने एक किताबचा भी छापा था, बाकायदा किताब छापी थी जो जमहूरी पब्लिकेशन ने पब्लिश की। ये 2013 की इलेक्शन के बारे में है जी। और उसमें फॉर्म, ये वो उस वक्त होता फॉर्म 45 का, इलेक्शन एक्ट से पहले होता था फॉर्म 14, ये थी फॉर्म 14 के भी एनालिसिस किया और ये तस्लीम किया इन राइटिंग जो विनिंग कैंडिडेट मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक रखते थे उनके वकील, सीनियर वकील के हाथ से लिखा हुआ कम से कम 2 बैग पे तो उन्होंने मान लिया, बाकियों पे उसने सर्टिफाई कर दिया उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर ने, वो इन्होंने और दस्तखत करने से इनकार कर दिया। पर 2 बैग पे तो इन्होंने खुद माना कि रद्दी भरी हुई थी, रद्दी, कोई कागज उसमें नहीं था इलेक्शन का। और अखबार, पुराने अखबारों के तलाशे और ये वो रखे हुए।
उस वक्त तो ये जो कमीशन बना था उसने इस किताब को भी दरखुरे इत्ना पे लाने की कोशिश था कि सारा ओरिजिनल रिकॉर्ड मेरे पास था, मेरे पास है, एक एक दस्तखत जो हुआ एक एक स्लिप पे, एक एक बैग, एक एक पोलिंग स्टेशन से। तो ये मुझे तो नहीं पता जुडिशियल कमीशन क्या निकालेगी, क्या इसको फायदा होगा तहरीके इंसाफ को, जो तहरीके इंसाफ ने इस पे दरखास्त ही दे दिया है। लेकिन जी बट इंटरेस्टिंगली एतजाज साहब, तहरीके इंसाफ ये भी कह रही है कि ये जो कॉन्सिक्वेंशियल एक्ट्स है ऑफ फॉर्मिंग गवर्नमेंट्स एट द फेडरल एंड वो कहते हैं फेडरल और पंजाब लेवल्स की, उनको इमीडिएटली आप सस्पेंड कर दें जब तक से इस प्रोब का, इस जुडिशल कमीशन की तहकीकात का रिजल्ट नताइज सामने आते हैं, तब तक वफाकी और बिलखुसूस पंजाब हुकूमत का उन्होंने जिक्र किया है, उनको सस्पेंड कर देना चाहिए। आप समझते हैं कि ये मुमकिन है, सुप्रीम कोर्ट स्टे कर सकती है इनकी फंक्शनिंग? नहीं तो फिर गवर्नमेंट कौन चलाएगा? देखो एक कलर ऑफ ऑफिस होता है। हाँ। एक कलर ऑफ ऑफिस तो होना चाहिए। इन निगरानों इस हुकूमत को बिल्कुल गलत और नाजायज लेकिन एक कलर ऑफ ऑफिस है कि एक प्रोसेस बज़ाहिर है जिसके जरिए ये वज़रा और वज़ीर आज़म बने। अब वो कलर ऑफ ऑफिस सुप्रीम कोर्ट किसी और 4 बंदों को तो नहीं दे सकता। वो 4-5 बुला के और मुझे बुला ले, औरों को बुला ले, कहे जी आप बड़े सियाने लोग हो, आप चलाओ को। हमारे पास क्या इख्तियार है? इख्तियार इनके पास भी नहीं है जो बने बैठे, पर इनके पास एक वही जो मैंने कहा कलर ऑफ ऑफिस है। अब वो कलर ऑफ ऑफिस भी तो सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकता, तो सस्पेंड नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट। इसमें होगा ये कि इंक्वायरी, जो जुडिशियल इंक्वायरी होगी, वो चाहे फॉर्म 45 इतने बिल्कुल ब्लेटेंटली फोर्ज्ड हो, जिसमें आम चौधरी के और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के निकले हैं। ये तो अब इनका एनालिसिस हो रहा है सोशल मीडिया पे जो एक व्लॉगर ने, नाम मैं नहीं लेता उनका, जी। और आप सबको पता है उन्होंने जिस तरह की वो सारी उसका एनालिसिस कर दिया है, उसको सामने कर दिया है। बिल्कुल सलमान अकरम राजा के हल्के में और दूसरा मियां नवाज शरीफ और डॉक्टर यास्मीन के हल्के में, कि इनको तो शर्मिंदगी से वैसे ही सियासत से हट जाना चाहिए। बट एजाज साहब, इंटरेस्टिंगली अब ये भी सवाल अब रेज हो रहा है कि कौन ये तयन करेगा इस बात का, कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज होगी, किस तरह से कौन ये डिसाइड करेगा, कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी, कौन कौन से वो हल्के होंगे जिनका ऑडिट करवाना है, क्योंकि इमरान खान साहब एक बार IMF को वो 30% जो सीट्स है उसके ऑडिट के हवाले से मुतालबा कर चुके हैं। सो ये कौन डिसाइड करेगा? मुझे आपकी इजाजत से एक मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक के बाद इसी नुक्ते से चाहूंगी उनको आगे बढ़ाएं। हमारे साथ रहे नाज़रीन, वेलकम बैक। और हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं एतजाज एहसन साहब। एतजाज साहब, ब्रेक से पहले जो मैंने नुक्ता रेस किया था कि कौन ये डिसाइड करेगा कि कितनी हल्के होंगे और कौन कौन से हल्के होंगे जिनका ऑडिट करवाया जाए? ये डिसाइड करना तो मुश्किल है, क्योंकि इख्तियार तो किसी ने, कानून और आइन तो ये सोच ही नहीं सकता। आइन के ज़हन में जो आइन है, समझे इसकी एक ऑर्गेनिक पर्सनैलिटी है, यानी एक अगर ये शख्स है ये आइन, तो आइन की जितनी इबारत है वो इस पे से बिल्कुल आपको इसमें ये सवाल या ये जवाब ये आप नदारत पाएंगी, ये गायब पाएंगी, ये मौजूद नहीं है कि उसके पास कोई हल है कि अगर इलेक्शन कमीशन इतनी बड़ी धांधली करने को तैयार है जितनी इस इलेक्शन कमीशन ने की है, ये जिम्मेदारी और हुक्मरानी की तमाम तर इख्तियारात चीफ इलेक्शन कमिश्नर में आ जाते हैं जब इलेक्शन कॉल हो जाए, और निगरानों के पास कोई इख्तियार नहीं है, निगरानों के पास कोई इख्तियार नहीं होता। ये ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के अपने केस में, मुस्लिम लीग नून के अपने केस में, अपनी पिटीशन पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था 2013 के इलेक्शन में। अब उनके अलावा वही सारी आइन को, जिनको आइन को पे अमल कराना मकसूद था और इख्तियार था और जिम्मेदारी थी
ड्यूटी थी वो ही अगर आइन को तबाह करने को तैयार हो, फिर सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले आ गए हो जिनमें आप एक जमात को या 3 करोड़ वोटर्स को बिल्कुल उनके हक से महरूम कर लें बगैर उनके में से एक की भी बात सुने या वजाहत लिए, तो ये तो इस तरफ चल पड़ा है मामला के जवाब आसान नहीं होंगे। को मिल बैठ के सारे जमातें ये मिसाल के तौर पे जिसके फॉर्म 45 जिस जमात के फॉर्म 45 सबसे ज्यादा टेम्पर किए गए हैं उनके हक में, वो भी तस्लीम करें, वो सबसे पहले तस्लीम करें कि इस इलेक्शन के लिए कोई गुजरने का रास्ता, इस पुल को पार करने का रास्ता हमें कोई चाहिए। पुल अगर टूट गया है तो हमें कुछ कश्तियों का पुल बनाना पड़ेगा, वो पॉलिटिकल पार्टीज को फैसला करना पड़ेगा और सबसे बड़ा दोष उस पार्टी में होगा जो हुकूमत में होगी और जिसपे सबसे ज्यादा फॉर्म 45 को के जरिए वोट को छीनने का वाज़ेह सबूत आ चुका होगा। वाज़ेह सबूत राइट। अब एजाज साहब कता कलामी की माफी, लेकिन साथ साथ मैं आपका कमेंट इस पे भी चाह रही हूँ कि डोनाल्ड लू भी कांग्रेस की खारजा कमेटी में वो पेश हुए और तहरीरी बयान भी उन्होंने जो जमा कराया है उसमें उन्होंने जो पाकिस्तान के इलेक्शंस है उस हवाले से कहा कि बेज़ाब्तियां हुई, इसमें इलेक्शन की निगरानी करने वाली जो तंजीम है उसको पोलिंग स्टेशन पर जाने से भी रोक दिया, हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद इंटरनेट बंद कर दिया गया। तो तमाम वो नुकात जो है वो रेस किए जो कि हमें लोकल फ्रंट पे भी पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से रेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो आपका कमेंट इस पे क्या होगा सर? ये जरा याद रखें कि ये डोनाल्ड लू कौन है। डोनाल्ड लू वो है जिसके बारे में हमें यकीन है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को 2 मरतबा इस पे कन्वीन अपने आप को करके और इसको कंसिडर करने का मौका मिला और हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जिसमें वजीर आजम भी और आर्मी चीफ और उनके साथी भी बैठे हुए हैं, उन्होंने 2 मरतबा ये सोचा, इस पे गौर किया और इस नतीजे पे निकले कि वाकयातन डोनाल्ड लू ने हमारे जो असहाब इख्तियार थे बशमूल जनरल की आर्मी चीफ जनरल बाजवा, उनको ये धमकी दी कि आप एक दिन के अंदर अंदर अगर अपने वजीर आजम को उस वक्त जो ये इमरान खान थे उसको नहीं निकालते तो हम आपके साथ बहुत नाराज रहेंगे। ये वही डोनाल्ड लू है जिनके इस बयान पे इस धमकी पे पाकिस्तान ने 2 मरतबा मार्च किया यानी एहतजाज किया अमेरिका से। आज वो अगर ये कह रहा है, वो डोनाल्ड लू जो इस सारी प्रोसेस को के आगाज की करने वाला था वो और इस प्रोसेस को ओपन करने वाला होल्ड करने वाला शख्स है, वो अगर खुद ये कह रहा है कि इलेक्शन में इस किस्म की धांधली और इस किस्म की ज्यादती हुई तो फिर और क्या हो सकता है? तो कुछ भी ज्यादतियां नहीं है। जो 11-12 महीने पूरा 1 साल आपने एक्स्ट्रा दिया केयरटेकर्स को, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के चीफ मिनिस्टर तो जाके बैठ गए इंटीरियर मिनिस्टर बन के। बिल्कुल। और अभी वो सेनेट इलेक्शंस में भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं जिसमें पीपल्स पार्टी भी, एजाज साहब आपकी जमात भी उनको सपोर्ट कर रही है। जी हमारी जमात सपोर्ट कर रही होगी, मेरी जमात, मैं इस पे कोई नहीं कह सकता, पर जो कानून और आइन है वो आपने पूछा है उसमें मुझे मेरे लिए लाजिम है कि मैं ऑनेस्ट अपनी ओपिनियन दूं और मैं अपनी पार्टी को भी यही ओपिनियन देता हूं कि ये इस तरह दुश्वारी है और ये दुश्वारियां हम आप अब सच्ची बात है अपने लिए खुद क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आइंदा ये मराहिल जब आएंगे तो हमारे खिलाफ होंगे, क्योंकि ये तो नजीरें बन जाती हैं ना। बिल्कुल। फिर इदारे जो मुतलका होते हैं और जो जरा बालातर होते हैं वो फिर ये सोच लेते हैं अगर हमने 2024 में ये कर लिया था, 2018 में यही किया था,
तो हमें रोकने वाला कौन है? हम आइंदा भी ये कर लेंगे। आइंदा भी यही होगा, एक रास्ता खोल दिया गया है। एजाज साहब, आपने बीच में 9 मई का जिक्र किया। 9 मई के वाकयात में 5 मुल्जमान को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। जस्टिस मंदूखी के जो आज रिमार्क सामने आए, उन्होंने कहा एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वजीर आजम को गद्दार मान लें। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात क्यों लगाई गई हैं? फिर उन्होंने कहा मुल्जमान ने बताया गया, जो पंजाब हुकूमत के वकील थे उनकी जानिब से, कि मुल्जमान ने ISI कैंप पर हमला किया, जिस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब ने कहा कि आपको फिर इल्म ही नहीं कि दहशतगर्दी होती क्या है, जो दफात दायर किए गए थे। सो एजाज साहब, आपको क्या लगता है 9 मई का ये जो बयानिया और आप एक व्यू रखते हैं इस पूरे इंसिडेंट्स के हवाले से, जिस किस्म की एक सूरत हाल और आज तक जो खमियाजा भुगत रहे लोग, आपको लगता है ये बयानिया दम तोड़ चुका है? पहली बात तो मैं ये कहूँगा, मैं बड़े अरसे से, बहुत अरसे से ये लगा हुआ हूँ कहने को कि ये अदलिया जो है हमारी, ये पहले तो अना की वजह से कुछ बटी थी, पर बिल आखिर ये एक लिहाज से नजरियाती तौर पे बटेगी और बट गई है। और उसमें ये मंदोखेल साहब की पहले भी एक जजमेंट कमाल की जजमेंट थी, आज की भी जो उनकी रिमार्क्स और जजमेंट है कमाल के हैं। और इन्होंने खुल के बड़े ओपनली वो कॉर्नेलियस के, जस्टिस कॉर्नेलियस के कबीले में आ गए। जस्टिस कॉर्नेलियस का कबीला और जस्टिस मोहम्मद मुनीर का कबीला, ये दोनों आपके सामने आते जाएंगे, नजर आते जाएंगे आइंदा महीनों में और बरसों में। और ये बड़ी ठोस और बड़ी अच्छी एक लिहाज से हकीकत है, और जो आश्कार हो रही है और लोगों पे आश्कार होगी, और इससे अदलिया को बहुत फायदा होगा बहसीयत इदारे। और मंदोखेल साहब ने बहुत ही मौजू और पहली मर्तबा अदालत की जानिब से, आप देखें को ये 1.5 साल से ये या इससे ज्यादा से ये मसला चल रहा है और एक तरफा काम चल रहा है, और अदालत देख रही है। हम सोचते थे कि अदालत बड़ी देखती है, और वहाँ ये आलम हो गया इस दफा कि कोई नॉमिनेशन पेपर कागजात नामजदगी लेके जा रहा है तो उसको उठा रहे हैं। अगर तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस साहब ऐसी कमेटी बनाने को तैयार हो जाते हैं, तो फिर देखना पड़ेगा कि कमेटी की क्या कॉम्पोजिशन है। उसको इंडिपेंडेंट रखना और बैलेंस रखना, वो चीफ जस्टिस साहब के लिए बड़ा अहम हो जाएगा, बहुत अहम किरदार होगा, जो कि अभी तक चीफ जस्टिस ने अक्सर औकात नहीं उस पे अमल किया। ठीक, और एजाज साहब ये भी बता दीजिए कि मार्केट में कुछ खबरें बड़ी गर्म है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो उम्र है वो बढ़ाने की बातें हो रही है। कल गुज़िश्ता रोज शेर अफजल मरवत साहब मेरे प्रोग्राम में कह रहे थे कि अब बात हो रही है, और इस किस्म की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से भी गुफ्तगू हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की उम्र जो है वो बढ़ाई जाएगी। बार की हैट पहन के एजाज साहब बताइएगा, हाउ विल बार्स लुक एट दिस मूव, अगर इस किस्म की कोई मूव होती है? बाहर इसको बड़ी तिरछी निगाह से देखेगी, और यहाँ भी ये कोशिश की जाएगी कि जितने कॉर्नेलियस हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन पे दबाव डाला जाए कि जी 3 साल बढ़ रहे हैं मुलाजमत में या ओहदे की मियाद में, तो ये बड़ा अच्छी बात है, हमें ले लेनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट में पहले भी कई ऐसे जस्टिस मुनीर थे जिन्होंने ऐसी एक इकदाम की हिमायत भी की, उसको तस्लीम भी कर दिया। फिर 18वीं तरमीम में या 17वीं तरमीम में ही ऑपोजिशन के प्रेशर के तहत ये इसको खत्म किया गया 2003 में, वरना 2002 से लेके 2003 तक ये सूरत हाल थी, जिसको आईनी तरमीम के जरिए वापस ले लिया गया और ये वापस आ गया। बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने टैक्स बेस बढ़ाने की बात, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो डिजिटाइजेशन पे बात की जा रही है कि आप एक डिजिटाइज इकोनॉमी की तरफ बढ़ना चाहते हैं,
पाकिस्तान में ये सिर्फ इसको एक सियासी नारे के तौर पे समझा जाए या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है? एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अवाम को मजीद महंगाई की दलदल में धकेलने के लिए हुकूमत ने IMF की एक और शर्त मान ली। स्टाफ लेवल मुआहदे के एलामिया के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम ने बिजली और गैस की कीमतें बर वक्त बढ़ाने का वादा कर लिया और साथ साथ तवानाई की कीमतें बढ़ाकर गर्दिशी कर्जे में इजाफा रोकने की भी यकीन दहानी करा दी। वजीर आजम कहते हैं हमें IMF के नए प्रोग्राम की जरूरत है क्योंकि कर्जों के बगैर हमारा गुजारा नहीं। एक नए प्रोग्राम की जरूरत है, खुशी के साथ नहीं, बामरे मजबूरी कि हमने अपनी जो माशी जो फाउंडेशन है उसको हमने बहाल करना है, उसको हमने पांव पे खड़ा करना है और कर्जों से जान छुड़ानी है। लोन के रोल ओवर्स और मजीद कर्जे ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई नुकसानदेह है और हमारा ये कॉन्शियस फैसला है कम से कम इसमें हम कर्जे लें जहाँ पर उसके अलावा कोई और हमारा गुजारा नहीं है। ये वही नून लीग की हुकूमत है जो PTI के दौरे इक़्तिदार में IMF से किए जाने वाले मुआहिदों पर कड़ी तनकीद किया करती थी, कशकोल तोड़ने की बातें करती थी। उनके लीडर कहा करते थे कि हुकूमत में आए तो सब अच्छा कर देंगे, मुफ्त तालीम देंगे, मुफ्त लैपटॉप बांटेंगे और तो और 300 यूनिट तक वालों की बिजली सस्ती करने का राग भी अलापा गया। जो 300 यूनिट्स एंड बिलो महीने का जब उनको बिल आए या महीने की जो उनको किस्त देनी पड़े, कुछ तो हम खुद अपने पास से उसमें डालेंगे। ये वो जो बिल आज देते वो उससे बहुत कम हो ताकि उनको रिलीफ मिले। सिर्फ यही नहीं, इक़्तिदार में आने से पहले बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी। अवाम को रिलीफ देने के लिए शहबाज शरीफ साहब अपने कपड़े तक बेचने को तैयार थे। अपनी जिंदगी लड़ा दूंगा और आपको खुशहाल करूंगा। जो कीमत पंजाब में होगी अगले 2 दिनों में वो पता चल जाएगा आपको। यही कीमत मैं दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। बड़े बड़े वादे करने वाले वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब अब एक और वादा कर रहे हैं कि वो और उनकी काबीना मरात और तनख्वाहें नहीं लेगी। शाहाना अखराजात कम किए जाएंगे, अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी भी तश्कील दे दी। सवाल ये है कि आपकी तनख्वाहें और मरात कम करने से अवाम को कितना फर्क पड़ रहा है, उनकी जिंदगी पर कितना असर हो रहा है, बिजली और गैस के बिल्स में अवाम को कितना रिलीफ मिल रहा है। दावे, वादे, दिलासे और ना जाने क्या क्या भाषण देने वाले इक़्तिदार में आकर अवाम को क्या रिलीफ दे रहे हैं। मुफ्त बिजली देने का दावा करने वाले अब बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करके अवाम की नींदें उड़ाने वाले हैं। वो शख्स जो 2 वक्त का खाना पूरा नहीं कर पा रहा था, बिजली और गैस के इजाफी बिलों की अदायगी के बाद अपना घर किस तरह चलाएगा, किस तरह अपनी और अपने अहले खाना की किफालत करेगा। हाल ही में एक जानने वाले ने बताया कि एक शख्स का बिजली का बिल 24,000 रुपए आया। पिछले माह का बिल इसलिए अदा नहीं किया कि रमजान का राशन लेना था। अब वो बिजली का बिल अदा करे या ईद की खरीदारी। रमजान शदीद परेशानी में गुजर रहे हैं। ये सूरत हाल एक घर की नहीं बल्कि तकरीबन हर दूसरे घर की है। हुकूमती दावों के बरक्स अवाम को महंगाई से कोई रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा। टीम मेंबर सदाकत हुसैन ने बिजली के इजाफी बिल्स और महंगाई की सूरत हाल पर अवाम की राय जानने की कोशिश की है। आइए आपको सुना। नाजरीन, हुकूमत ने IMF को बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे की यकीन दहानी करा दी है। रमजानुल मुबारक में अवाम के लिए बिजली और गैस के बिल अदा करना कितना दुश्वार है। रमज़ान पैकेज के नाम पर अवाम को क्या रिलीफ मिला, ये अवाम से ही जानने की कोशिश करेंगे। नहीं, कोई पैकेज उन्होंने अभी तक नहीं दिया हमें। और वो कह रहे थे कि हम आपको जनाब आटा देंगे, वो आटा भी आजकल 650 रुपये की तोड़ा दे रहे हैं, इससे कम नहीं दे रहे हैं। सर, बिजली और गैस के बिल तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तनख्वाहों का हमारा इतना है नहीं है कि हम बिल अदा कर सकें और बहुत मुश्किल हो रही है बिजली का बिल देने में। और गैस का कोई ख़ास पैकेज हमें तो नहीं मिला और जो महंगाई है वो इतनी है कि हमारी जो तनख्वाहें हैं उसमें गुजारा बहुत मुश्किल है हमारे लिए। बिजली और गैस के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ये इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि आप अल्लाह की पनाह है। काफ़ी ज़्यादा गैस के बिल आए हैं लोगों के, जिसमें बड़ी तकलीफ दे और गरीबों के लिए तो बड़ी मुश्किलात। सिर्फ नमूद और नुमाइश के लिए अगर यही पैकेज आम रिलीफ पर कर दिया जाए ना, जैसे आटा आम मेरे लिए भी वही रेट, आपके लिए भी वही रेट, अमीर के लिए भी वही रेट, ताकि पीछे उस पर सब्सिडी दी जाए। ये नहीं कि यहाँ पर अवाम को लगा के स्कीमें लगा के अवाम को सब्सिडी दे के अवाम को इसके पीछे लगा, लाइनों के पीछे लगा के एक थैला आटे के दे के आप उस पर कुछ शर्म होनी चाहिए, कोई रिया होती है यार बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और हम लोग तो हैरान है कि इस बिजली के लिए कमाएं, बिलों के लिए या अपने रिज़्क़ के लिए कमाएं, क्या करें। और मेरे ख्याल में अब जो है ना बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। ये वैसे जो है ना बस ऐलानात और शोशा जो है ना होता है, बाकी कुछ जो है ना नज़र नहीं आ रहा होता। जी रिलीफ तो मिल गया लेकिन बाज़ जगह ज़्यादतियाँ भी हो रही है। सर कुछ भी नहीं मिला है। आप देख रहे हैं कि महंगाई
के आसमान को छू रही है। और हमारी यही इल्तिजा है गवर्नमेंट से और अपना वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि जो ऐलान किया जा रहा है और उस पर अमल किया नहीं जा रहा। क्या करें सर, अब महंगाई इतनी हो गई है, गरीब आवाम तो पिस रही है। बिल तो एग्जॉर्बिटेंट हैं, इंतहाई नामुनासिब हैं और सरासर जुल्म पर मबनी हैं। जी, हमने आवाम से बिजली और गैस के बिलों के हवाले से जानने की कोशिश की और हुकूमत की तरफ से रमज़ान पैकेज में उनको क्या रिलीफ दिया गया। ज़्यादातर आवाम का कहना है कि सर्दियों में गैस के बिलों में होशरुबा इजाफ़ा हुआ है। अब गर्मियाँ आ रही हैं तो बिजली के बिलों में भी इसी तरह इजाफ़ा देखने में आ रहा है। और रमज़ान पैकेज के हवाले से आवाम का ज़्यादातर ये कहना है सारा दिन लाइन में खड़े रहने से सिर्फ एक थैले का आटा मिलता है और सारा दिन काम छोड़कर जाना पड़ता है। तो ये रिलीफ पैकेज सिर्फ मीडिया की हद तक है, आवाम को उसका असल में रिलीफ नहीं मिल रहा। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शबर जैदी साहब, साबिक चेयरमैन FBR, टैक्स उमूर के आप माहिर हैं। शबर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शबर साहब थैंक यू, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शबर साहब, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी बातें की। उन्होंने कहा टैक्स बेस बढ़ाया जाएगा। उससे पहले वो कह रहे हैं, और चूंकि हमारे मौजूदा वज़ीर ख़जाना जनाब मोहम्मद औरंगज़ेब साहब भी कह रहे हैं कि डिजिटाइज इकॉनमी और डिजिटाइज FBR की बातें हो रही हैं, क्या ये मुमकिन हो सकेगा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं टैक्स बेस बढ़ाना जो है वो अब सिर्फ एक शर्त नहीं है, एक रिक्वायरमेंट भी है, इसकी तरफ भी आएंगे। और ऑस्टेरिटी पर जो हमेशा हमारी एक नाइविटी है कि हम ऑस्टेरिटी की बात करते हैं, अखराजात कम करने के बड़े दावे सुनते हैं। सो ये किस तरह से तमाम चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल होंगी? स्टार्टिंग ऑफ विद डिजिटाइजेशन की जो बात हो रही है, नौशबर साहब, हर कोई समझता है, सुनने को तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि आपका अगर इकोनॉमी डिजिटाइजेशन की तरफ आप लेकर आ गए तो ये आपके GDP ग्रोथ में जो है वो बड़ी बूस्ट उसको दे सकता है। कुछ रिपोर्ट्स भी ऐसी सामने आई थी कि अगर हम पोटेंशियली $60 बिलियन तक का भी हम अपनी इकोनॉमी 2030 तक इजाफा देख सकते हैं। बट ये मौजूदा हालात में और जो जिस तरह का एक सेटअप हमारे पास इस वक्त है, एक स्प्लिट मैंडेट वाला, आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है पाकिस्तान की इकोनॉमी को इस वक्त हालात देखते हुए? और आप भी चूंकि FBR का चार्ज संभाल चुके हैं, सो ये मुमकिन नजर आता है? ये किस तरह से होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अलीना, आपने 3-4 बातें एक साथ की हैं। मैं पहले डिजिटलाइजेशन वाली बात करता हूँ, डिजिटलाइजेशन और डॉक्यूमेंटेशन और इकोनॉमी की बात करता हूँ। देखिए, पहले तो आप ये बात बिल्कुल ध्यान में रख लें कि कोई टैक्सेशन निज़ाम चल नहीं सकता जब तक उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो। और आज के ज़माने में डॉक्यूमेंटेशन जो है वो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन हो गई है, उसकी कागजों में लिखने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी बात, आपने ड्यूरिंग में इंट्रोडक्शन में ये कहा कि स्प्लिट मैंडेट है। यहाँ मैं आपकी एक तस्दीक करना चाहता हूँ कि स्प्लिट मैंडेट नहीं है। मैंडेट तो जिनका है उनका है। सियासतदान जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और जो पॉलिसी हैं वो सियासी हालात से बालातर हैं। और अब पाकिस्तान में मेरे ज़ाती हिसाब से ये फैसला हो चुका है कि एक सियासी प्रोग्राम, एक माशी प्रोग्राम चलेगा, सियासी हालात जो मर्जी होते रहें। तो जो लोग ये कहते हैं कि माशी इस्तेकाम और सियासी इस्तेकाम आपस में लिंक है, वो थ्योरेटिकली सही कहते हैं, मगर पाकिस्तान के मारूजी हालत में उसका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। औरंगजेब साहब 2 महीने या 4 महीने या 12 महीने के लिए नहीं आए, वो 5 साल के लिए आए हैं। चाहे अगर सियासी तब्दीली भी होगी तो मैं औरंगजेब साहब को ही वज़ीर ख़जाना देख रहा हूँ। ये मैंने आपकी बात का क्लैरिफिकेशन दे दी है स्प्लिट मैंडेट की। अब मैं आता हूँ डिजिटलाइजेशन के ऊपर। देखिए, औरंगजेब साहब की आज मैं उनको पहले बात तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान में हुआ है कि IMF वालों ने जाते ही अपना क्लैरिटी दे दी है। ये एक अच्छा कदम है और इससे लगता है कि उनका ट्रस्ट हमारे ऊपर बेहतर हुआ है। देखिए, जो बात शायद लोग रियलाइज नहीं कर रहे कि पाकिस्तान में जो मईशत है वो एक अजीबोगरीब शक्ल इख्तियार कर चुकी है। पाकिस्तान में जो अकाउंट्स हैं बैंक को खुले हुए हैं वो सब डिजिटलाइज उस सेंस में है कि वो अकाउंट डॉक्यूमेंटेड हैं, मगर उन डॉक्यूमेंटेशन में बहुत बड़ी तादाद है जो टैक्स की डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। जब औरंगजेब ये कहता है कि हम डिजिटलाइजेशन करेंगे तो टेक्निकली वो डिजिटल इंटीग्रेशन की बात कर रहा है। मकसद कहने का ये है कि इस वक्त नादरा के रिकॉर्ड में, इस वक्त बैंकिंग सिस्टम के रिकॉर्ड में, इस वक्त इलेक्ट्रिक डिस्को के रिकॉर्ड में, इस वक्त गैस कंपनी के रिकॉर्ड में जो हजरात हैं, क्रेडिट कार्ड के रिकॉर्ड में, प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड में,
और बहुत सारे रिकॉर्ड में जो हजरात हैं वो तमाम डिजिटल उनकी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है और वो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, मगर उस डॉक्यूमेंटेशन की इंटेग्रेशन जो है वो टैक्स के साथ लिंक नहीं है। जो औरंगजेब डिजिटलाइजेशन की बात कर रहा है वो ये कह रहा है कि वो इंटेग्रेट करेगा इस डेटा को उस डेटा के साथ जो मैं भी करने जा रहा था, और फिर वो उससे वो टैक्स की बेस बढ़ाई जाएगी। और ये मैं एग्री करता हूं, और यही वाहिद तरीका है जिसके तहत आप किसी भी माशरे में आने वाले वक्तों में टैक्स की बेस को बढ़ा सकते हैं। शबर साहब, आपने कहा, कतई कलामी की माफी, आपने कहा कि आप करने जा रहे थे, बट रेजिस्टेंस का सामना तो आपने भी किया था। देखिए, मैंने रेजिस्टेंस का सामना किया और मेरे साथ सियासतदान और एस्टेब्लिशमेंट दोनों आखिर में खड़े नहीं हुए। अब यहाँ भी टेस्ट यही होगा ना अलीना, कि क्या सियासतदान तो खैर इतने रेलिवेंट नहीं है, क्या एस्टेब्लिशमेंट के पास अब ये चॉइस है कि पाकिस्तान को एक ऐसी जगह पर लाके ऐसी वहां खड़ा कर दिया जाए जहां मुश्किलात हैं। देखो अलीना, अब बात ये है कि पाकिस्तान के पास अब आगे कोई चॉइस नहीं है। अगर हमने आज भी अपने आप को टैक्स के निज़ाम को सही नहीं किया तो हम उस तबाही की तरफ जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान की अब इकोनॉमिक सिक्योरिटी जोग्राफिकल सिक्योरिटी से ज्यादा बढ़ गई है। और मैं बिल्कुल साफ अल्फाज में कहता हूँ, हमारे पास IMF आए या IMF नहीं आए, फिर हमें कोई भी मुकम्मल बैंकरप्सी ऑफ द इकोनॉमी से नहीं बचा सकेगा। राइट, बट शबर साहब, ये जो टेक्नोलॉजी के हवाले से जो बात उठती है कि आप अगर एक डिजिटाइजेशन, एक पूरे प्रोसेस की तरफ एक जाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी वो कैसे लगेगी, लोकली उस पर निसार होगा, क्या हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मौजूद है? अब ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, iOS तमाम की मिसालें देखी जा रही होती हैं, हम क्या पे रिलाई करेंगे? हमारे पास वो मैकेनिज्म मौजूद है, क्या उसका स्केल होगा? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी और बात बता दूं कि औरंगजेब जो है वो हबीब बैंक के CEO रहे तकरीबन 4 से 5 साल। जी। जब औरंगजेब साहब आए थे उस वक्त से लेकर आखिर जब उन्होंने छोड़ा है, तो हबीब बैंक के जो इंक्लूजन है, जिसको हम डिजिटलाइजेशन कहते हैं, वो 5 टाइम बढ़ी थी। अच्छा। तो उनका एक जाती एक्सपीरियंस है डॉक्यूमेंटेशन करने का, और मुझे तकरीबन यकीन है कि वो उस एक्सपीरियंस को और उस टेक्नोलॉजी को, देखें अलीना, ये टेक्नोलॉजी हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ऐसी कंपनियां हैं जो ये सारे काम कर रही हैं। इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हमारी विल हो और हमारा बिजनेसमैन की रेजिस्टेंस जो हो उसको हम फेस कर सके। और ये दो चीजें हैं। एज फार टेक्नोलॉजी इज कंसर्न, आज के ज़माने में डिजिटलाइजेशन के लिए टेक्नोलॉजी का अवेलेबिलिटी कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। और आपने जिस तरह से कहा कि आपके वक्त में जो मुश्किलात आई उसमें यह था कि सियासतदान और एस्टैब्लिशमेंट साथ नहीं खड़ी थी, लेकिन सियासतदान का भी इतना मसला नहीं है। आप समझते हैं कि इस बार अगर एस्टैब्लिशमेंट इस पॉइंट पे मोहम्मद औरंगजेब साहब का साथ दे तो ये मुमकिन बनाया जा सकता है। मैं शबर साहब ये भी पूछना चाहूँगी, आज जो ऑस्टेरिटी के हवाले से हमारा हमेशा एक इन्हिसार रहता है कि जी ऑस्टेरिटी की तरफ जाते हैं, बजाय इसके कि वो पाए बढ़ाया जाए। इस वक्त जो पॉपुलेशन का साइज है, अकॉर्डिंग टू दैट तो हमारा इकोनॉमी का साइज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली आज भी शहबाज शरीफ साहब, सुनने को बड़ा अच्छा लगा कि वो कहते हैं हमने अखराजात कम करने के लिए कमेटी जो है वो तश्कील दी जा रही है। वो कमेटी जो है उसकी ऑस्टेरिटी कमेटी, उसका मैंडेट होगा कि वो गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग है, अब वो जो एक्सपेंडिचर है दैट जिसकी टोटल कॉस्ट है कोई अराउंड 600 अरब रुपए, उसको कम करेगी। वेयर एज यू नो इट बेटर शबर साहब, हमारा 9,000 अरब रुपए का टैक्स टारगेट है, 16 से 17,000 अरब रुपए जो है वो एक्सपेंडिचर है, जो 7 से 8,000 अरब रुपए जो है जो शॉर्टफॉल है, खसारा है, आप उसको कैसे कम किया जाएगा? अगर आप कमेटी बना रहे हैं 600 अरब रुपए कम करने के लिए, उसमें से कम। लीना, ये जो ऑस्टेरिटी वाली बात होती है और जो वजीर आजम कहते हैं, मैं ऑल्दो लफ्ज बड़ा सख्त है मगर मैं सिर्फ उसको इन्वर्टेड कॉमा में इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये बकवास है। ना ये होती है और ना इसका कोई सब्सटेंशियल इफेक्ट पड़ता है। हम इतने बड़े वजीर आजम हाउस में बैठकर बड़े बड़े पर्दों के अंदर इस टेबल के आसपास बहुत अच्छे सोफे लगे हुए हैं, वहां बैठ के ऑस्टेरिटी की बातें करते हुए अच्छे नहीं लगते। ठीक है, तो ये मैंने तनख्वाह बंद कर दी, कैबिनेट तनख्वाह नहीं लेगी, ये गाड़ी, ये सारी बातें करने का कोई मकसद नहीं है। ये कौम को लाल बत्ती दिखाने वाली बात है। मेरी बात ये है
कि पहले आप एक बुनियादी फैसला करें कि पाकिस्तान में जो हमारे सरकारी ऑफिस हैं, गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, और गवर्नर हाउस हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस हैं, इनको हमें इस शक्ल में रखना है, नहीं रखना। ऑस्टेरिटी का मकसद अलीना, जो ऑस्टेरिटी का डिमॉन्स्ट्रेशन होता है सिविल सर्विस में या गवर्नमेंट में, वो अमाउंट के रेफरेंस से नहीं देखा जाता। वो ये देखा जाता है कि एक गरीब मुल्क का सदर जो है वो एक ऐसे घर में रह रहा है जिस घर में जो प्रेसिडेंट हाउस है, क्या उसका वहां रहना बनता है? क्या प्राइम मिनिस्टर हाउस का इतना बड़ा घर रहना बनता है? ये उस बात का नहीं, खर्चा तो ठीक है हो जाएगा, मगर उस प्रेसिडेंट हाउस में जो मुझे तकरीबन हॉन्टेड लगता है, मैं जिंदगी में सिर्फ 2 दफा गया हूं वहां पर, मुझे उसमें अंदर दाखिल होते खौफ आता है। जो आज का प्रेसिडेंट हाउस है वो एक इंतहाई अगली बिल्डिंग है, और उसमें आपने एक आदमी का घर है, तो ये आपको ऑस्टेरिटी लानी पड़ेगी। पंजाब का गवर्नर हाउस जो है उसको इमीडिएटली खाली कर वहां पे यूनिवर्सिटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो तकरीबन 1 माइल के एरिया में है। तो जब ऑस्टेरिटी की बात करते हैं और ये कहते हैं कि 1 महीने की तनख्वाह नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, तो ये मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लफ्ज सच नहीं है, ये बकवास है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। ऑस्टेरिटी आपके स्टाइल में होनी चाहिए। और दूसरी बात मुझे बताइए, जब शहबाज शरीफ साहब ट्रेवल करते हैं तो उनके साथ कितनी गाड़ियां चल रही होती है, उनके पीछे एम्बुलेंस भी चल रही होती है उनके पास। तो अगर इनको यही सिक्योरिटी चाहिए तो या तो ट्रेवल नहीं करें या हेलीकॉप्टर में जाएं। तो ये जो बिला वजह की बातें करते हैं ना, ये कि 8 गाड़ियां 9 गाड़ियां हर एक के साथ चल रही होती है, मिनिस्टरों के साथ, ठीक है। तो ये जो हमारा ऑस्टेरिटी के नाम तनख्वाह नहीं ले लेंगे, भाई तनख्वाह नहीं लेके आपने कौन सा एहसान कर दिया? तनख्वाह होगी 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, उसका मसला नहीं है। आप अपने तरीका तो देखें आप क्या होता है। ये जो हमारे पास, हमें ये ब्यूरोक्रेसी बेवकूफ बनाती है ऑस्टेरिटी के नाम पर। और ये अब आप जो ऑस्टेरिटी वाली बात कर रही है ना, इस पे कमेटी बन जाएगी जो बिला वजह ऐलान कर दिया उन्होंने, कमेटी बनाने का कह दिया है। और जो मैं आपसे कही थी कि रेवेन्यू टारगेट को अगर आप देखें और खसारा देखें, अलीना वो पता क्या, वो कहेगी कि चाय के साथ 2 समोसे आते हैं ना, कल से एक खा लें। हाँ बिल्कुल। बट शबर साहब मुझे ये बताइए, जो टैक्स बेस बढ़ाने की बात अब शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, ये आई विल पे द प्राइस। पहले भी उन्होंने कहा था अपने कपड़े बेच के वो आटा लोगों के लिए को प्रोवाइड कर रहे थे, अभी वो कह रहे हैं आई विल पे द प्राइस। अगर ये टैक्स बेस बढ़ाना जो है वो सिर्फ शर्त नहीं है, वो रिक्वायरमेंट भी है। कर सकेंगे ये, या ये भी सिर्फ एक महज हम एक स्टेटमेंट ही, एक लफ्जी जमा खर्च है? अच्छा जी, देखिए मैं फिर एक बड़ी सख्त बात कह रहा हूँ अलीना, शहबाज शरीफ साहब जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी थी शबर साहब, बहुत शुक्रिया मीडिया के लिए। साबिक चेयरमैन FBR शबर जैदी साहब इस वक्त हमें बता रहे थे कि ये जो आज ताज़ा स्टेटमेंट्स और जो ताज़ा ऐलान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने किया है, टैक्स बेस बढ़ाने से लेकर अखराजात कम करने के हवाले से कमेटी तश्कील देने से लेकर ऑस्टेरिटी के नाम पर जो आवाम को बताया जा रहा है, जो आवाम से वादे किए जा रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ जाना। जो इकनॉमिक्स फॉलो की जा रही है मौजूदा हुक्मरानों की जानिब से, आवाम को खुलकर बताएं। आप प्राइस तो पे करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सही मानों में किस तरह से एक डायरेक्शन इख्तियार करनी चाहिए, उसके लिए एक संजीदगी और एक विल की भी ज़रूरत दरकार है। कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।